वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि यूपी पीएससी आरओ का री एग्ज़ाम होना है और यूपी पीसीएस 2024 का प्री एग्ज़ाम भी आप लोगों को देना है। मैंने कहा था सबसे पहले मैं पेपर की एनालिसिस करा दूंगी, तो जीएस का सेक्शन मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब जो पेपर की एनालिसिस कर रहे थे, जो अभी हुआ था आरओ का, तो उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ करंट अफेयर और रीजनिंग बची हुई है। बाकी पूरा पोर्शन मैंने कंप्लीट करा दिया है। पॉलिटी और उसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे सेक्शन, यूपी जीके, ये सब मैंने कवर कर दिया है। एग्रीकल्चर के साथ भी, इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर। तो जीएस का सेक्शन मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो रीजनिंग और जो करंट अफेयर बची है मैं वो भी कंप्लीट करा दूँगी। और अगर आप लोग अब नहीं चाहते तो ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि यूपी पीसीएस आरओ वाला एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस 2024 वाला या 2025 भी दे रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम को फोकस करते हुए यहाँ पर अब सब्जेक्ट वाइज पहले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मैं फुल लेंथ टेस्ट करवा दूंगी आप लोग को। तो जब तक एग्ज़ाम आएगा आप दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर चुके होंगे। अब आप चाहे आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस का दे रहे हैं, दोनों में ही देखिए पैटर्न सेम ही है, पढ़ना सही है, बस क्वेश्चन की जो वैरायटी वो बदल जाती है। जैसे कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में आपने देखा कि यूपी जीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं लेकिन पीसीएस में कम रहते हैं। तो बस सब्जेक्ट आप देखिए किससे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस पैटर्न वही है कि आपसे क्वेश्चन तो वही स्टेटमेंट और एनालिसिस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसीलिए हमने पिछला पेपर सॉल्व किया हुआ है। तो कुछ बच्चे न्यू होंगे इस चैनल पर, मैं बता दूं ये रात को 9 बजे क्लास आती है और अभी हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हर सब्जेक्ट के हम लोग लगभग 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हो सकेगा तो इनसे भी ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे। आज जनरल साइंस से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। साइंस के प्रश्न ऐसे आते हैं जो बहुत आसानी से आप सही कर सकते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की नीड नहीं होती कि बहुत सारा कंटेंट पढ़ना है। तो आप इन क्वेश्चन के माध्यम से अपनी जनरल साइंस कवर कर लेंगे। फिर जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है, ज्योग्राफी क्योंकि दोपहर वाली क्लास में चल रही है, उसको मैं फिर शाम में पूरी प्रैक्टिस करा दूंगी। लगभग 1000 क्वेश्चन मैं हल करा दूंगी सिर्फ ज्योग्राफी के ही। तो ये सब्जेक्ट वाइज अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सेक्शन वाइज हैं। अब किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैम मिक्स क्वेश्चन है, मिल नहीं रहे, सब्जेक्ट वाइज कराइए। तो अभी इंग्लिश हिंदी का भी प्रॉब्लम खत्म, बाइलिंगुअल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब इसमें हिंदी में भी दिखेगा और इंग्लिश में भी दिखेगा। एक एक क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और उसी के माध्यम से आपका ये साइंस कवर हो जाएगा। अब मैं इसलिए कर रही हूँ, चाहती तो मैं ज्योग्राफी शुरू कर देती, बट दोपहर वाली क्लास तो ज्योग्राफी की है, लेकिन ज्योग्राफी शुरू कर दूंगी तो फिर आप दूसरा सब्जेक्ट कैसे कर पाओगे। ऐसे मैं यहाँ पे साइंस पढ़ा रही हूँ, जब ज्योग्राफी कंप्लीट होगी तो ज्योग्राफी कर दूंगी, अगला सब्जेक्ट आपका इस क्वेश्चन के साथ साथ एक और प्रिपेयर हो जा रहा है। तो आप लोग क्या करिए, ज्योग्राफी के साथ साइंस को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग बहुत जल्दी लाइव सेशन करने वाले हैं। मैंने आप लोगों से पूछा था और आप लोग टाइम बताइए कि किस टाइम और किस डे आप चाहते हो कि सब लोग एक साथ मेरे साथ जुड़ करके बातचीत कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं आगे की प्रिपरेशन को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, इनमें क्या डिफरेंस आएगा। इट मीन्स आपसे पूछा गया है कि जब भी सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट ऐड किया जाता है वाटर में तो उसके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंसेस होंगे। पहला ऑप्शन है बढ़ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन है घट जाएंगे, थर्ड ऑप्शन है क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, और फोर्थ ऑप्शन है क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। बताइए इसका कौन सा उत्तर राइट होगा। तो देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब भी नमक, कॉमन सॉल्ट आप मिलाओगे साधारण पानी में तो क्या होगा, पहले तो क्वथनांक बढ़ेगा, अर्थात जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, फाइलेरिया के संवाहक निम्नलिखित में से कौन है। बताना है फाइलेरियासिस जो है इसका वेक्टर कौन होता है। ए है मादा क्यूलेक्स, सेकंड है एडीज इजिप्टी, थर्ड है फीमेल एनोफिलीज और फोर्थ है सीसी फ्लाई। देखिए यहाँ पर वेक्टर का मतलब क्या, पहले तो ये समझिए वेक्टर क्या होते हैं। जैसे आपको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, आप कहीं घूमने जाते हो तो बस, ऑटो, बाइक ये सब यूज़ करते हो ना, तो सेम इसी तरह वेक्टर है। वेक्टर क्या है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना है तो वेक्टर ले जाएगा।
अब इसका कॉजिंग एजेंट अलग है, लेकिन अभी वेक्टर पूछा गया है कि इसका मोटर बाइक गाड़ी वाड़ी आपसे पूछी जा रही है, कौन है जो उसको लेकर के जाएगी। तो इसमें फीमेल क्यूलेक्स, एडिस एजिप्टी, फीमेल एनोफिलीज और सीसी फ्लाई दिया गया है। और इसका राइट आंसर है जो फाइलेरियासिस होता है या फाइलेरिया होता है, इसका वाहक संवाहक है मादा क्यूलेक्स या फीमेल क्यूलेक्स होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन है नेचुरल रबर, इसका पॉलीमर क्या है, बहुलक क्या है। ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है आइसोप्रीन, थर्ड है एसिटिलीन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जो आइसोप्रीन है, ये जो नेचुरल रबर है इसका पॉलीमर होता है। और ये बहुलक या पॉलीमर क्या होते हैं, तो देखिए जो आइसोप्रीन है, बहुत सारे आइसोप्रीन मिल करके एक माला देखी ना, उसी में ये सब पिरोए हुए हैं, तो ये मिल करके क्या बना लेंगे, एक बहुलक बना लेंगे, प्राकृतिक रबर बना लेंगे। नेचुरल रबर के बारे में पूछा गया तो आइसोप्रीन होता है। तो एक एक जो बीड्स, एक एक जो मोती हैं, एक एक वो क्या होती हैं, वो मोनोमर होती हैं और वही मिल करके बना लेती हैं पॉलीमर। अब फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए आपको दिया गया है पहली वाले ऑप्शन में एस्कॉर्बिक एसिड लेमन में होता है, सेकंड है जो मैलिक एसिड है ये एप्पल या सेब में होता है, थर्ड है एसिटिक एसिड जो कि कर्ड में दिया गया दही में, और डी है फॉर्मिक अम्ल जो लाल चींटी में दिया गया है। और इसका आंसर तो आप सभी को आना ही चाहिए, अगर इसका नहीं आ रहा है तो फिर ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। अब ये सब क्वेश्चन तो नहीं गलत होने चाहिए, करा चुकी हूँ मैं ये सारा। तो एसिटिक एसिड जो दही में दिया गया ये गलत है। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है। बाकी सारे सही से मैच्ड हैं। अगर अभी तक आपको नहीं आता तो याद कर लीजिए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं, इंडिकेटर पूछे गए हैं, किसके हैं। ऑप्शन ए है एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन बी है वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन सी है सॉइल पॉल्यूशन और ऑप्शन डी है साउंड पॉल्यूशन या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण के ये सूचक होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताना इसमें से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है परावर्तन या रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, जब भी एक मीडियम से आप देखेंगे दूसरे मीडियम में जाने को, ये जब साउंड वेव जाएगी तो क्या होगी, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए राइट होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है न्यूमोनिया और ऑप्शन डी है मलेरिया। इसमें से बताना है कौन सा ऐसा जो डिजीज़ है, कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ के वजह से होती है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलेरिया। मलेरिया से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। बाकी जो आपको दिए गए हैं हैजा, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया सब पढ़ा चुकी हूँ और मुझे लगता है 10 बार तो पढ़ाई होगा। इन सभी के कॉजिंग एजेंट अब आप लोग कमेंट करेंगे। कोई भी लोग कमेंट नहीं करते हैं और आजकल तो बिल्कुल जब से एग्ज़ाम की डेट बढ़ी आप लोग पढ़ना भी बंद कर दिए हैं। क्यों भाई, टाइम बचा नहीं है इतना जैसा आपको लग रहा है। तो पढ़िए, अभी थोड़ा थोड़ा करके कवर कीजिए और जो भी क्वेश्चन देती हूँ उनके कमेंट किया कीजिए, उनके आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, जिससे आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मैच करना है। यहाँ पर आप देखिए कुछ जो योजनाएं हैं वो दी गई हैं, जैसे कि डॉट्स है, जननी सुरक्षा योजना है, मिशन इंद्रधनुष है और ICDS है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ये वाली जो लाइन है इधर आ गई है, जैसे कि तपेदिक का इलाज है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है, 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण, फिर है ICDS बच्चों का जो पूरक पोषाहार देना। इनमें मैच करना है आपस में। तो डॉट्स सभी को पता होगा, डॉट्स किससे रिलेटेड है, डॉट्स से तपेदिक अर्थात ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए डॉट्स का यूज़ किया जाता है। आपने टीवी में बहुत बार ऐड देखा होगा इसका। फिर जननी सुरक्षा योजना, इससे क्या है, इसमें देखिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का 2। इतना समझ में आया, ठीक है। अब मिशन इंद्रधनुष, जो 5 वर्ष के बच्चे हैं इनको टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। और ये जो ICDS है बच्चों को पूरक पोषाहार देना, तो करेक्टली मैच्ड दिए गए हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, 1 2 3 4। नाइन्थ क्वेश्चन है रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टैटिन किसके द्वारा निर्मित होते हैं। ए है पौधों से, बी है जीवाणुओं से, सी है जंतुओं से और ऑप्शन डी है ईस्ट से। तो स्टैटिन बताना है, स्टैटिन के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट से।
जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए उपयोग करते हैं ये ईस्ट है, और ये स्टैटिन का जो निर्माण होता है इसी ईस्ट से होता है। 10th क्वेश्चन है मॉन्क फल का वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है प्लैंटेगो एशियाटिका, सेकंड है सिरैटिया ग्रोसवेनोरी, और थर्ड है इसमें देखिए आर्टोकॉर्पस हेट्रोफिलस, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिरैटिया ग्रोसवेनोरी। ठीक है, ये ऑप्शन बी राइट होगा। 11th क्वेश्चन है रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है या एक तरल संयोजी ऊतक है, सेकंड है या शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन के साथ पोषक तत्व भी पहुंचाता है, और ऑप्शन 3 है एरिथ्रोसाइट्स शरीर के लिए प्रतिरक्षा का काम करती हैं। कौन से स्टेटमेंट आपको सही दिए गए हैं ये बताना है, सही पूछा गया है। ओके, और इसका राइट आंसर होगा ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, पहला सही है। दूसरा ये सभी भागों में मतलब शरीर के सभी भागों में जो रक्त है ये पोषक तत्व और ऑक्सीजन ले जाता है। अब बोला गया एरिथ्रोसाइट्स एक्ट एज इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द बॉडी। तो ये जो एरिथ्रोसाइट्स दिया गया है ये गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं? आरबीसीज को, लेकिन आरबीसीज जो होती हैं ये प्रतिरक्षा का कार्य नहीं करती। ये कौन करती हैं? ल्यूकोसाइट्स अर्थात डब्ल्यूबीसीज करती हैं। इसीलिए ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, और पहला और दूसरा सही होगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। 12th क्वेश्चन है लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, सेकंड है इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। अब इनमें से कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं ये पूछा गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2, दोनों ही सही हैं लाइकेन के बारे में। 13th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वायरस से होने वाली डिजीज़ हैं? मम्प्स, प्लेग और हर्पीज़ में से बताना है। इसमें देखिए मम्प्स और जो हर्पीज़ है ये होते हैं वायरस से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए प्लेग किससे होता है। अगले क्वेश्चन में बताना है कौन सही सुमेलित दिया गया है। पहला है विद्युत विभव वोल्टेज, सेकेंड है लेंस जो डायोप्टर में नापते हैं, थर्ड है विशिष्ट प्रतिरोध ओम में मापते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत विभव वोल्टेज में मापते हैं, लेंस डायोप्टर में, और जो विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर, तब सही होता। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, और सेकंड स्टेटमेंट है दूर दृष्टि दोष अर्थात हाइपरमेट्रोपिया में जो निकट की वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, क्या होता है मायोपिया में जो इमेज है ये वस्तु का किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे ही बन जाता है। सेकंड हाइपरमेट्रोपिया है, इसमें क्या होगा जो वस्तु का प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनेगा। मायोपिया में क्या होता है जो दूर की वस्तु है वो क्लियर नहीं दिखती। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं कि पास की वस्तु नहीं दिखेगी, इसमें उल्टा है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखती है, और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु क्लियर नहीं दिखती है, ये होता है इसमें। तो ऑप्शन सी राइट होगा। तो आज हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपके यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बट आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है वीडियो को, और लोगों को शेयर जरूर करते रहिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।